हेलो दोस्तों, ग्रामीण विकास के ऑब्जेक्टिव में मैं आज आपके लिए लेके आ गई हूँ जो ग्रामीण विकास की जो योजनाएं होती हैं उसके क्रियान्वयन में बैंकों की क्या भूमिका होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र में केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। केवाईसी का पहला ऑप्शन है कीप योर क्रेडिबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है नो योर क्रेडिबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है कीप योर कस्टमर और चौथा ऑप्शन है नो योर कस्टमर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो योर कस्टमर हो जाएगा केवाईसी का फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है राज्य वित्तीय निगम, दूसरा ऑप्शन है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, तीसरा ऑप्शन है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और चौथा ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा विकास बैंक का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसमें इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है वो विकास बैंक का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रकार की जमा राशियों पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है। आवर्ती जमा पे इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है सावधि जमा। सावधि जमा मतलब होता है एफडी, एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। तीसरा ऑप्शन है वर्तमान जमा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सावधि जमा मतलब कि होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, ब्याज मिलता है। तो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, एक साथ जो हम बंडल में एक साथ पैसे को डाल देते हैं, जैसे 10,000, 20,000, 10 लाख जितने भी एक साथ उठा के डाल दिए तो वो क्या हो जाएगा, सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा, जैसे इसके नाम से क्लियर है। और आवर्ती जमा मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब कि जैसे कि हम टर्म बांध लेते हैं कि हर महीने हम जैसे 2,000 देंगे, 5,000 देंगे, 10,000 देंगे, तो वो क्या हो जाता है, आवर्ती जमा होता है। तो उसमें इतना नहीं मिलता जितना कि एक साथ पूरे पैसे को डाल देते हैं फिक्स डिपॉजिट, उसमें सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति के सिफारिश के माध्यम से खातों में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। खातों में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो पहला ऑप्शन है नचिकेत मोर समिति, दूसरा ऑप्शन है तलवार समिति, तीसरा ऑप्शन है शिवरमन समिति। नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ठीक है, उसके बाद में चौथा ऑप्शन है नरसिम्हन समिति। तो नामांकन की सुविधा जो उपलब्ध कराई गई थी वो नरसिम्हन समिति के सिफारिश पे उपलब्ध कराई गई थी। तो खाता में नामांकन की सुविधा नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के बाद उपलब्ध कराई गई थी। नरसिम्हन समिति को बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की समिति के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। बैंकिंग क्षेत्र में बैंकिंग समिति में सुधारों की समिति कहा जाता है नरसिम्हन समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, आईपीपीबी का टैग लाइन क्या है। पहला ऑप्शन है जहां सेवा ही जीवन ध्येय है, दूसरा ऑप्शन है हम है ना ख्याल आपका, तीसरा ऑप्शन है आपके बैंक आपके द्वार और चौथा ऑप्शन है आओ सोचे बड़ा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आईपीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होता है। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक होता है। तो आईपीबी का टैग लाइन है आपके बैंक आपके द्वार। क्या है, आपके बैंक आपके द्वार, इसका टैग लाइन है हमारा। उस व्यक्ति या संस्था को बैंक कहते हैं जिसका प्रमुख कार्य क्या है। मतलब इसमें पूछा गया है कि बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है मुद्रा तथा साख में व्यवहार करना, दूसरा ऑप्शन है शांति व्यवस्था स्थापित करना, तीसरा ऑप्शन है आयात करना, चौथा ऑप्शन है प्रतियोगिता करवाना। ठीक है, तो बैंकों का आपका पता होगा प्रमुख कार्य, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मुद्रा तथा साख में व्यवहार करना होता है। अब मुद्रा तो पता है आपको क्या होता है, पैसा, और साख मतलब क्या होता है, साख मतलब होता है विश्वास, है ना। तो विश्वास ही निर्माण करती है बैंक, तभी तो हम उनके ऊपर ट्रस्ट करके बैंकों में अपना पैसा जमा कर पाते हैं। तो मुद्रा तथा साख में व्यवहार करना ही कार्य होता है बैंकों का और उसी को बैंक कहते हैं। बैंक एक वित्तीय संस्था है जिसका प्रमुख कार्य जनता से धन जमा करना और ऋण देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है? वाणिज्यिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है बोला है। तो पहला ऑप्शन है जनता से जमा प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है जनता को ऋण देना, तीसरा ऑप्शन है साख का निर्माण करना और चौथा ऑप्शन है निधि का अंतरण करना। तो प्राथमिक कार्य नहीं है बोला है। तो जनता से जमा प्राप्त तो करता है बैंक, जनता को ऋण तो देता है बैंक, साख का निर्माण मतलब ट्रस्ट बिल्ड करता है, निधि अंतरण इसका प्राथमिक कार्य नहीं है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निधि अंतरण वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है, यह उनका एक माध्यमिक कार्य है। वाणिज्यिक बैंक के प्राथमिक कार्य क्या क्या हैं? जनता से जमा प्राप्त करना, जनता को ऋण देना, साख का निर्माण करना, ये सब क्या है? इनका प्राथमिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में सम्मिलित किया है वो क्या कहलाते हैं? रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में शामिल किया है वो बैंक क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित बैंक, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण विकास बैंक और चौथा ऑप्शन है सहकारी बैंक। तो उसको क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक कहते हैं, जिसको रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में सम्मिलित किया है उसको क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है? तो पहला ऑप्शन है लॉकर की सुविधा, दूसरा ऑप्शन है परिवहन की सुविधा, तीसरा ऑप्शन है चेक व ड्राफ्ट की सुविधा और चौथा ऑप्शन है व्यापारिक सूचना व आंकड़ा को एकत्रित करना। ठीक है, तो किसकी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है बोला है? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो सिंपल सी बात है, परिवहन की सुविधा बैंक प्रोवाइड नहीं करता है ना, लॉकर की सुविधा प्रोवाइड करता है, चेक व ड्राफ्ट की सुविधा भी होती है और व्यापारिक सूचना व आंकड़ा को एकत्रित भी वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, देश में बैंकिंग सेवा का संरक्षक है, बैंकिंग सेवा का संरक्षक कौन है? तो पहला ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय बैंक, तीसरा ऑप्शन है व्यापारिक बैंक, चौथा ऑप्शन है नाबार्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो बैंकिंग सेवा का जो संरक्षक है वो केंद्रीय बैंक है और केंद्रीय बैंक को क्या कहा जाता है? केंद्रीय बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। ठीक है, देश में बैंकिंग सेवा का संरक्षक केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास नियामक शक्तियां हैं, वही नाबार्ड एक विकास बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य कौन सा है? विदेशी विनियमन का नियंत्रण करना, दूसरा ऑप्शन है अल्पकालीन ऋण देना, तीसरा ऑप्शन है नोट निर्गमन, चौथा ऑप्शन है साख नियंत्रण। तो व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? अल्पकालीन ऋण देना है। ठीक है, अल्पकालीन ऋण देना है। व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना होता है। देखो, अल्पकालीन ऋण बोले या लॉन्ग टर्म ऋण बोले, लेकिन व्यापारिक बैंक ज़्यादातर काम ऋण देने का ही करती है। ठीक है, साख नियंत्रण तो है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन कार्य है ना उनका, वो ऋण देना ही है। ठीक है, प्रमुख कार्य जिसके लिए बैंक को बनाया गया है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर चूज़ करने के लिए बोला जाएगा तो इसमें हम लोग अल्पकालीन ऋण देना ही में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा साख निर्माण के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? पहला ऑप्शन है उधार लेने वाले उपलब्ध हों, दूसरा ऑप्शन है लोगों में बैंकिंग की आदतें हो, तीसरा ऑप्शन है बैंकिंग प्रणाली पर लोगों का भरोसा हो और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो कौन सी शर्त आवश्यक है? तो सभी आवश्यक है। अगर आप किसी बैंक के ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो आप उनके पास नहीं जाओगे, उधार लेने के लिए नहीं जाओगे, बैंकिंग की आदत नहीं होगी तब भी आप नहीं जाओगे बैंक, और अगर भरोसा नहीं होगा तब भी नहीं जाओगे। तो उपयुक्त सभी इसमें आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? सहकारी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस और चौथा ऑप्शन है स्पेन। तो सहकारी आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 14 है, सहकारी समितियों के सदस्यों की देयता होती है। तो सहकारी समिति के सदस्यों की देयता कैसी होती है? सीमित होती है कि असीमित होती है कि संयुक्त होती है कि संयुक्त और कई होती है? तो देयता सीमित होती है, वो कुछ भी अनलिमिटेड नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ है ना, दे नहीं सकते किसी भी चीज़ को, तो सीमित होती है। सहकारी समितियों के सदस्यों की देयता क्या होती है? सीमित होती है। इसका मतलब है कि सदस्यों का दायित्व पूंजी के रूप में योगदान की गई राशि तक सीमित होता है। ओके, सहकारी समितियों द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठनात्मक संरचना का अनुसरण किया जाता है? सहकारी समितियों के द्वारा, ठीक है, सहकारी समितियों के द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठनात्मक संरचना का अनुसरण किया जाता है? पहला ऑप्शन है एकात्मक संरचना, दूसरा ऑप्शन है संघीय संरचना, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीकृत संरचना और चौथा ऑप्शन है विकेंद्रीकृत संरचना। तो सहकारी समितियों के द्वारा ना संघीय संरचना का अनुसरण किया जाता है, संघीय संरचना का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 43, दूसरा ऑप्शन है 35, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 28। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 28। 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, PACS। PACS क्या है? तो PACS का पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। तो प्राइमरी से आपको समझ आ गया होगा कि इसके नाम में प्राइमरी है, मतलब कि प्राइमरी एग्रीकल्चर, तो मतलब कृषि, प्राथमिक कृषि, उसके बाद में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, है ना। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मतलब ऋण समिति होगा। ओके, प्राथमिक कृषि ऋण समिति, प्राथमिक कृषि ऋण समिति हमारा आंसर सी हो जाएगा। प्राथमिक कृषि ऋण समिति या भारत में सबसे छोटी और बुनियादी सहकारी ऋण देने वाली संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, DCCB का क्या अर्थ है ना। तो DCCB का पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट, डी से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख पा रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इसका नाम है। और तो इसका अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक, तीसरा ऑप्शन है डेनिश क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक, चौथा ऑप्शन है डेन क्रिएटिव कोऑपरेटिव बैंक। तो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हो जाएगा DCCB का फुल फॉर्म। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक या भारत के ग्रामीण इलाकों में कृषि क्षेत्र के लिए बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए बनाया गया था। इसकी शाखाएं मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध नगरीय इलाकों में होती है, मतलब कि जहाँ पे ग्रामीण है और ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ग्रामीण और शहरी थोड़ा सा डेवलप हो रहा है वैसे इलाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाफेड का अर्थ क्या है, ठीक है। नाफेड, तो नाफेड का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि व मत्स्य विपणन संघ, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय मत्स्य विपणन संघ और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय शीर्ष महासंघ। तो नाफेड हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में चावल और मक्का खरीदती है, तो आपको पता होगा इसका नाफेड का राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ इसका नाम है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ या भारत में उपज के विपणन के लिए शीर्ष संगठन है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर हुई थी। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1958 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर इसकी स्थापना हुई थी। यह कृषि मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना योजना के दौरान हुई थी। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के टाइम में हुई थी? तो पहला ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहला ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और चौथा ऑप्शन है पंचम पंचवर्षीय योजना। तो उपभोक्ता संघ की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में
हुई थी। ठीक है, मतलब कि किस टाइम में हुई रही होगी, ये हुई रही होगी दूसरी पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी, 56 से लेके 61 तक चली थी, मतलब ये 61 से लेके 66 के बीच में बना होगा। नेक्स्ट को राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, NSUI का अर्थ क्या है, NSUI। ठीक है, तो NSUI का पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रीय केंद्रीय संघ, N लिखा है मतलब नेशनल, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ। तीसरा ऑप्शन है भारत में राष्ट्रीय सहकारिता परिषद। चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय सहकारी संघ। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ NSUI का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियों को किन अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है। जो सहकारी समितियां हैं उनको किन नियम के अधीन पंजीकृत करा जाना अनिवार्य है। तो पहला ऑप्शन है कंपनी अधिनियम 2013, दूसरा ऑप्शन है सहकारी समिति अधिनियम 1922, तीसरा ऑप्शन है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 और चौथा ऑप्शन है सहकारी समिति अधिनियम 1912। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत सहकारी समितियों को पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। सहकारी समितियों को पंजीकृत कराने के लिए सहकारी समिति अधिनियम 1912 या राज्य सरकार के संबद्ध सहकारी समिति अधिनियम का पालन करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो पहला ऑप्शन है 1912 में, दूसरा ऑप्शन है 1949 में, तीसरा ऑप्शन है 1909 में और चौथा ऑप्शन है 1919 में। ठीक है, तो सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1912 में पारित किया गया था, हमने अभी ऊपर में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, एपेक्स सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है। एपेक्स सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है, तो पहला ऑप्शन है ग्राम स्तर पर, दूसरा ऑप्शन है जिला स्तर पर, तीसरा ऑप्शन है राज्य स्तर पर और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय स्तर पर। तो एपेक्स सोसाइटी का जो प्रतिनिधित्व है ना वो राज्य स्तर पर होता है, ये राज्य स्तर पर ऑपरेट होता है, मतलब छत्तीसगढ़ लेवल पे, है ना। राष्ट्रीय स्तर मतलब इंडिया लेवल, है ना, और राज्य स्तर मतलब छत्तीसगढ़ लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते ऋण के अन्य प्रमुख औपचारिक स्रोत हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते ऋण के प्रमुख औपचारिक स्रोत कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है साहूकार, दूसरा ऑप्शन है जमींदार, तीसरा ऑप्शन है सहकारी समितियां और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी नहीं लगा देना आप, साहूकार जमींदार बहुत ज़्यादा वो पहले के ज़माने में चलता था, बहुत ज़्यादा वो लेता था, पैसा लेता था, ब्याज मतलब उनका ब्याज दर बहुत ज़्यादा रहता था। तो सहकारी समितियाँ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते ऋण के अन्य प्रमुख औपचारिक स्रोत क्या है, तो सहकारी समिति हो जाएगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते ऋण का प्रमुख औपचारिक स्रोत सहकारी समितियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, सहकारी ऋण समितियों के लिए जमा पर ब्याज दर निम्न द्वारा निर्धारित की जाती है। तो पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रार द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सरकार के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है RBI के द्वारा और चौथा ऑप्शन है सामान्य निकाय के द्वारा। तो सहकारी ऋण समितियों के लिए जमा पर ब्याज दर अब तो कुछ सहकारी ऋण समिति है, ये ग्रुप बना के रखे हुए हैं और एक दूसरे का ये मदद करते हैं, है ना, ऋण से संबंधित। तो जो रजिस्ट्रार होगा, जो उसका मेन होगा, रजिस्ट्रार होता है वो लेखा जोखा रखता है, तो रजिस्ट्रार जमा पर ब्याज दर निर्धारित किया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, एक सहकारी समिति में सदस्यों का प्रवेश एवं शेयरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सचिव के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रबंध समिति के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा और चौथा ऑप्शन है सामान्य निकाय के द्वारा। तो यहाँ पे सहकारी समिति है, उसमें सदस्यों का प्रवेश और शेयरों का जो आवंटन है किस तरीके से करना है, तो ये तय किया जाता है सचिव के द्वारा। ठीक है, सचिव के द्वारा तय किया जाता है। सहकारी समिति आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि एक ऐसी समिति होती है जिसमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ रिच भी होते हैं, पुअर भी होते हैं, तो जिसको ज़रूरत होती है पैसे की वो उसमें से लोन मिलता है। जैसे कि अभी महिलाओं का जो समूह चलता है ना, स्वयं सहायता समूह, उसी की तरह।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी ऋण सहकारी समितियों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है सहकारी बैंक, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय बैंक, तीसरा ऑप्शन है शहरी सहकारी बैंक और चौथा ऑप्शन है प्राथमिक कृषि साख समिति। तो जैसे नाम से क्लियर है, शहरी ऋण सहकारी समितियों को किस नाम से जाना जाता है? तो शहरी सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है। शहरी ऋण सहकारी समितियों को शहरी सहकारी बैंक के नाम से जाना जाता है। शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक सहकारी बैंकों को शहरी सहकारी बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, सहकारी बैंक जो 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, नियंत्रित कौन करता है बैंकों को? पहला ऑप्शन है नाबार्ड, दूसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी बैंक, तीसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक और चौथा ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो कौन ऑपरेट करता है बैंकों को बताइए? भारतीय रिजर्व बैंक ऑपरेट करता है। ठीक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक उन सहकारी बैंकों को नियंत्रित करता है जो 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, एक सहकारी समिति में अपनाए जाने वाला सिद्धांत क्या है? तो पहला ऑप्शन है कोई वोट नहीं, दूसरा ऑप्शन है एक आदमी एक वोट, तीसरा ऑप्शन है एकाधिक वोट और चौथा ऑप्शन है एक शेयर एक वोट। तो कौन सा सिद्धांत है एक सहकारी समिति में? तो एक आदमी एक वोट, ये इसका सिद्धांत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 3 जुलाई 2021, दूसरा ऑप्शन है 4 जुलाई 2021, तीसरा ऑप्शन है 5 जुलाई 2021 और चौथा ऑप्शन है 6 जुलाई 2021। तो सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था 6 जुलाई 2021 को। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन 6 जुलाई 2021 को किया गया था। इस मंत्रालय का गठन प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में किया गया और इसके जो हेड हैं वो कौन बनाए गए हैं? अमित शाह जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1901 में, दूसरा ऑप्शन है 1902 में, तीसरा ऑप्शन है 1903 में और चौथा ऑप्शन है 1904 में। तो कब पारित किया गया था? तो ये 1904 में पारित किया गया था, 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संस्था और उद्यम के रूप में सहयोग शब्द संबंधित है। तो देखो पहले संस्था मतलब क्या होता है? कोई एक संस्था है वो सेवा प्रदान करता है। क्या करता है? एक संस्था एक सेवा प्रदान करता है। एक उद्यम मतलब उद्योग किस लिए लगाया जाता है? लाभ कमाने के लिए लगाया जाता है। और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो हमारा यहाँ पे संस्था और उद्यम दोनों दे दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों होता है। क्या होता है? ए और बी दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता में लोकतांत्रिक नियंत्रण का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक नियंत्रण, तो पहला ऑप्शन है सदस्य उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है सहकारी नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन रजिस्ट्रार द्वारा नियंत्रण और चौथा ऑप्शन है निदेशक मंडल के द्वारा नियंत्रण। ठीक है, तो लोकतांत्रिक नियंत्रण का मतलब क्या हो सकता है? सदस्य जो उपयोग करते हैं उनके द्वारा नियंत्रण। और लोकतांत्रिक मतलब पता है कि सब लोग उसमें सहभागी होते हैं। तो लोकतांत्रिक नियंत्रण ही क्या कहलाता है? सदस्य उपयोगकर्ता, जितने भी सदस्य हैं जो उपयोग कर रहे हैं उसके द्वारा नियंत्रण ही लोकतांत्रिक नियंत्रण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने राष्ट्रीय स्तर के सहकारी बैंक के गठन का सुझाव दिया? तो किस समिति ने दिया था? पहला ऑप्शन है खुसरो समिति, दूसरा ऑप्शन है नरसिम्हन समिति, तीसरा ऑप्शन है शिवरमन समिति, चौथा ऑप्शन है राजगोपाल समिति। तो राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी बैंक के गठन का जो सुझाव दिया था ना, वो नरसिम्हन समिति ने दिया था। याद रखिएगा, नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर के सहकारी बैंक के गठन का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, भूमि विकास बैंक मतलब बंधन बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है पूछा है। ठीक है, भूमि विकास बैंक मतलब बंधन बैंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है पूछा है। पहला ऑप्शन है भूमि विकास बैंक की स्थापना 1929 में हुई थी। दूसरा ऑप्शन है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करना इसका कार्य है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है भूमि विकास बैंक दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है और चौथा ऑप्शन है भूमि विकास बैंक की संरचना द्विस्तरीय है।
द्विस्तरीय है। तो क्या पहला ऑप्शन सही है? वो 1929 में स्थापना हुई थी, ये बोला था। दूसरा ऑप्शन क्या सही है, या फिर 1 और 2 सही है? दूसरे में क्या बोला था? दूसरे में बोला था कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करना। क्या दूसरा सही है? 1 और 2 सही है, या फिर 1, 2, 3 सही है? तीसरा क्या बोलता है? भूमि विकास बैंक दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। ये चौथा ऑप्शन भी सही है, भूमि विकास बैंक की संरचना द्विस्तरीय है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों सही है। भूमि विकास बैंक की संरचना द्विस्तरीय है, बंधन बैंक उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से विपणन संस्था कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है सेबी। क्या विपणन संस्था है? विपणन मतलब बेचना होता है। सेल एक विपणन संस्था है। दूसरा ऑप्शन सिडबी, और चौथा ऑप्शन नाबार्ड। ठीक है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, और सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और सेल और सेबी। तो जो सेल है ना वो विपणन संस्था है। कौन है? सेल विपणन संस्था है। ठीक है, के लिए साख सुविधा उपलब्ध कराना, सामान्य जनता के लिए साख सुविधा उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के खातों में सरकारी मुद्रा रखना। तीसरा ऑप्शन है मौलिक व शासन नीति का निर्माण करना, और चौथा ऑप्शन है सभी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। कौन सा कार्य नहीं है बोला है? तो सामान्य जनता के लिए साख सुविधा उपलब्ध रखना ये इनका कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक सबको क्या करता है? ऑपरेट करने का काम करता है, मतलब बैंकों का बैंक कहा जाता है इसको, और ये सभी बैंकों को ऑपरेट करने का कार्य करता है। रेपो दर क्या है? रेपो रेट क्या है? तो यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियां बैंकों को बेचता है। दूसरा ऑप्शन है यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। तीसरा ऑप्शन है यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में छोटे ऋणों की अनुमति प्रदान करता है, और चौथा ऑप्शन है रिपोर्टिंग रेट है, रेपो रेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा यह वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है, बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। इसका मतलब क्या है कि बैंक क्या कर रहा है? आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को अपने पास रख रहा है, मतलब कि मार्केट में पैसा कम जाएगा। अगर आरबीआई के पास पैसा ज़्यादा होगा तो मतलब मार्केट में पैसा वो कम दे पाएंगे, या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देंगे तो लोग कम पैसा लेंगे, है ना। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों के दोनों इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ही काम करता है ना। तो ये क्या होता है कि बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है, ठीक है, खरीदता है, अपने पास रखता है रेपो रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40, भारत में करेंसी प्रिंटिंग का अंतिम निर्णय निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक पर, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय पर, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी पर, चौथा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय दोनों पर। ठीक है, तो करेंसी प्रिंटिंग का अंतिम जो निर्णय होता है ना वो किस पे निर्भर करता है? भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आरबीआई करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, जब देखो इसमें मैं आज पूरा बैंकिंग प्रणाली पढ़ा देने वाली हूँ, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, नए व्यूवर्स हैं तो, और साथ ही साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तब इसका क्या अर्थ है? मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो अपने पास जो पैसा है उसको वो वृद्धि का घोषणा करता है। कैश रिजर्व रेशियो अपने पास रखता है ना, SLR और CRR ये सब अपने पास रखता है। तो उसमें अगर वो वृद्धि की घोषणा कर रहा है मतलब फिर से वो क्या करने का काम कर रहा है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। मतलब मार्केट में पैसा नहीं जाना चाहिए, ऐसा वाला बात है। मार्केट में पैसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो इन्फ्लेशन कम होगा तभी। तो घोषणा करता है, इसका मतलब क्या होगा? पहला ऑप्शन है संघीय सरकार के पास उधार देने की कम मुद्रा रहेगी, संघ सरकार के पास। दूसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा रहेगी। तीसरा ऑप्शन है व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी मत लगा देना, व्यापारिक बैंकों के पास। जब CRR जो है वो RBI के पास रखा जाता है, इसका मतलब RBI के पास कौन रखता है? व्यापारिक बैंक रखते हैं। तो व्यापारिक बैंकों के पास कम पैसा रहेगा, और कम पैसा रहेगा तो वो कम उधार देंगे। तो इसका मतलब वो व्यापारिक बैंकों से उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी, तो मतलब वो कम पैसा देंगे तो मार्केट में कम पैसा जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो पहला ऑप्शन है RBI, दूसरा ऑप्शन है SBI,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है HDFC बैंक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा केंद्रीय बैंक कौन है, एक ही केंद्रीय बैंक है, RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? सिक्कों का निर्गमन है, पैसों का RBI करता है, सिक्कों का निर्गमन पूछा है। तो पहला ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है सेबी, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सिक्कों का जो निर्गमन करता है ना, वो वित्त मंत्रालय करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक का कार्य करता है, केंद्रीय बैंक का कार्य कौन करता है? तो भारत का सेंट्रल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो आपको पता है भारतीय रिजर्व बैंक ही सेंट्रल बैंक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय समावेशन के रूप में जाना जाता है। तो उस वित्तीय समावेशन, भारत की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन वाली योजना थी जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, तब इसको बुलाए थे प्रधानमंत्री। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री जनधन योजना, दूसरा ऑप्शन है सांसद आदर्श ग्राम योजना, तीसरा ऑप्शन है वन बंधु कल्याण योजना, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि वित्तीय समावेशन का सबसे बड़ा योजना है, पूरे वर्ल्ड का है सबसे बड़ा योजना। इसी के तहत बहुत सारे खाते खोले गए थे, कितने करोड़ लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI द्वारा कैश रिजर्व रेशो कम किया जाता है तो ऋण सुविधाएं क्या होगी? अगर वो कैश रिजर्व रेशो मतलब अपने पास जो पैसा है, हाँ, वो कम रखता है, इसका मतलब क्या होगा कि बैंकों के पास पैसा ज़्यादा होगा, और पैसा ज़्यादा होगा मतलब वो ज़्यादा पैसा लोगों को उधार दे पाएंगे। तो ऋण सुविधाएं बढ़ेगी कि कम होगी? तो ऋण सुविधाएं बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय बैंक के समस्त कार्यों का निष्पादन कौन सा बैंक करता है? तो पहला ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा ऑप्शन है A और B, तो RBI करता है। केंद्रीय बैंक के समस्त कार्यों का निष्पादन कौन सा बैंक करता है? समस्त। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? अकाउंटिंग ईयर। तो पहला ऑप्शन है अप्रैल से मार्च, दूसरा ऑप्शन है जुलाई से जून, तीसरा ऑप्शन है अक्टूबर से सितंबर, और चौथा ऑप्शन है जनवरी से दिसंबर। तो क्वेश्चन पहले आया था, तो जून जुलाई होता है RBI का लेखा वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थित है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बीजिंग चीन में, दूसरा ऑप्शन है मुंबई भारत में, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली भारत में, चौथा ऑप्शन है शंघाई चीन में। तो NDB कहाँ स्थित है? तो शंघाई चीन में स्थित है, आपने कई बार सुना होगा करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति मध्य में एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है सांविधिक बैंक अनुपात SBR, दूसरा ऑप्शन है सांविधिक तरल अनुपात SLR, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय बैंक रिजर्व CBR, और चौथा ऑप्शन है केंद्रीय तरल रिजर्व CLR। तो हमारा आंसर हो जाएगा SLR, सांविधिक तरल अनुपात SLR, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो बैंकों को अपने रोकड़ से कुल परिसंपत्ति कुछ रखना पड़ता है RBI के पास में, तो उसको SLR कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, डैश समिति की स्थापना बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के लिए की गई थी। तो पहला ऑप्शन है नरसिम्हन समिति, दूसरा ऑप्शन है केलकर समिति, तीसरा ऑप्शन है श्री कृष्ण समिति, और चौथा ऑप्शन है अशोक मेहता समिति। तो हमारा आंसर हो जाएगा नरसिम्हन समिति, सुधारों के लिए की गई थी नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना वर्ष में की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पहला ऑप्शन है, देखो औद्योगिक विकास बैंक, अब उस समय उद्योग बहुत ज़्यादा लग रहे थे सेकंड पंचवर्षीय योजना में, तो इसका तो वहाँ पे उद्योगों के लिए ऋण के लिए औद्योगिक विकास बैंक भी इस्टेब्लिश किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि उसी के आसपास ही होगा। पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा ऑप्शन है 1964, तीसरा ऑप्शन है 1965, और चौथा ऑप्शन है 1968। तो 60 मत लगाना ना, 1964 में लगाया गया था औद्योगिक बैंक। ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी बैंक से क्या आशा है? सहकारी बैंक से, तो पहला ऑप्शन है राज्य सहकारी बैंक, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय सहकारी बैंक, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक सहकारी बैंक, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सहकारी बैंक से आशा है सभी, राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सभी बैंक से आशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है सहकारी सोसाइटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सहकारी सोसाइटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
पहला अपने सदस्यों के लिए वित्तीय सुविधा का उपबंध करना, दूसरा ऑप्शन है निर्देशकों का लाभ देना, तीसरा ऑप्शन है ऋण वसूली करना, प्राथमिक उद्देश्य बोला है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अपने सदस्यों के लिए वित्तीय सुविधा का उपबंध करना ही इनका प्राथमिक उद्देश्य है। पैसा देंगे तभी तो बाकी कुछ होगा, ठीक है। तो प्राथमिक उद्देश्य इनका वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कौन से अध्याय में सहकारी बैंक का उल्लेख किया गया है? तो इसको याद रखना है। ऑप्शन ए भाग 5 में किया गया है। किसमें? भाग 5 में किया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में के भाग 5 में सहकारी बैंक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कौन से धारा में सहकारी बैंकों का उल्लेख किया गया है? कौन से धारा में? तो पहला ऑप्शन है धारा 50, दूसरा ऑप्शन है धारा 51, तीसरा ऑप्शन है धारा 55, चौथा ऑप्शन है धारा 55। तो हमारा आंसर हो जाएगा धारा 55। इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सहकारी बैंकों का जो उल्लेख किया गया है वो धारा 56 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन कब किया गया था? सहकारी अधिकरण का गठन, तो पहला ऑप्शन है 27 मार्च 2014, दूसरा ऑप्शन है 27 अप्रैल 2014, तीसरा ऑप्शन है 27 मई 2014, ठीक है। तो सहकारी अधिकरण का जो गठन किया गया था ना, वो किया गया था 27 मई 2014 को। कब किया गया था? 27 मई 2014 को किया गया था सहकारी अधिकरण का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सहकारी अधिकरण का मुख्यालय, पहला ऑप्शन है बिलासपुर, दूसरा ऑप्शन है रायपुर, तीसरा ऑप्शन है भिलाई और चौथा ऑप्शन है राजनांदगांव। कोई भी रायपुर लगाने की गलती नहीं कीजिएगा, बिलासपुर में है। कहाँ पे है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का मुख्यालय बिलासपुर में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण की स्थापना छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा के तहत किया गया था? तो सहकारी अधिकरण की स्थापना तो धारा 77 की उपधारा 1 के, दूसरा ऑप्शन है धारा 77 की उपधारा 2 में, तीसरा ऑप्शन है धारा 77 की उपधारा 3 में और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा धारा 77 की उपधारा 3 के तहत किया गया था सहकारी अधिकरण की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? प्रथम अध्यक्ष, पहला ऑप्शन है रघुनंदन सिंह, दूसरा ऑप्शन है रघुनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है रघुवर दास और चौथा ऑप्शन है रघुवीर सिंह। तो हमारा आंसर हो जाएगा रघुवीर सिंह। इसको भी याद रखना है, इसके प्रथम अध्यक्ष रघुवीर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक कौन हैं? सहकारिता आंदोलन के जनक, तो पहला ऑप्शन है, आपको पता होगा ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, पहला ऑप्शन है खूबचंद बघेल, दूसरा ऑप्शन है ठाकुर प्यारेलाल, तीसरा ऑप्शन है रामदयाल तिवारी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ठाकुर प्यारेलाल जो सहकारिता आंदोलन के जनक कहे जाते हैं छत्तीसगढ़ में, और इन्होंने 3 बार ही मजदूर आंदोलन कराया था, ठीक है। नेक्स्ट है 62, छत्तीसगढ़ में किस महान व्यक्ति को सहकारिता पुरुष कहा जाता है? पुरुष, तो पहला ऑप्शन है राम गोपाल तिवारी, दूसरा ऑप्शन है राम दयाल तिवारी, तीसरा ऑप्शन है राम शरण तिवारी और चौथा ऑप्शन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो राम गोपाल तिवारी को ही सहकारिता पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जून के प्रथम शनिवार में, दूसरा ऑप्शन है जुलाई के प्रथम शनिवार में, तीसरा ऑप्शन है अगस्त के प्रथम शनिवार में और चौथा ऑप्शन है सितंबर के प्रथम शनिवार में। तो हमारा आंसर हो जाएगा जुलाई के प्रथम शनिवार में सहकारिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक कौन है? भारत में बोला है, भारत में, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है एस निकोलसन, दूसरा ऑप्शन है एफ रॉबर्टसन और तीसरा ऑप्शन है एफ डफरिन और चौथा ऑप्शन है एस लैंसडाउन। तो हमारा आंसर हो जाएगा एफ निकोलसन। एफ निकोलसन ही भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक है, निकोलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, अल्पकालीन ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी बैंक को कितने स्तर में बांटा गया है? तो मैंने बोला था राज्य, जिला और क्षेत्रीय। तो कितने में? 3 स्तर में बांटा गया है, ठीक है। राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि ऋण समिति या साख समिति, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इनमें से कौन सा बैंक शामिल नहीं था?
ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा ऑप्शन है यूको बैंक, तीसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये शामिल नहीं था, यूको बैंक शामिल था, बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल था, बैंक ऑफ इंडिया शामिल था। ठीक है, तो चलिए आज बैंकिंग प्रणाली का एक ही वीडियो में मैंने ख़त्म कर दिया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। बाय बाय।